आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का गणित का पहला अध्याय शुरू करेंगे। उस अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पदार्थ होते क्या हैं, ठीक है ना, पदार्थ किस चीज़ों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक डटे रहिए। ठीक है, यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। आपको बताते हैं कि विश्व की जो भी वस्तु है वो जिस सामग्री से बनी होती है उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ। मतलब पदार्थ में दो चीज़ें होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है, और वो क्या करती है, साथ में क्या करती है, स्थान घेरती है, तो उसको बोलते हैं पदार्थ। उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ। देखो, यहाँ से परिभाषा लिखी है आपकी इसलिए कि विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। और लिखा है कि वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, क्या करती हो, जिनका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो, अर्थात जिसका एक आयतन हो तथा उसका कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, एक ये डेफिनेशन है। ठीक है, इसके लिए आप हमें एक छोटी सी, एक अच्छी जो आपको याद हो जाए, ठीक है, वो आपके लिए यहाँ पर परिभाषा लिखी। ठीक है, आप लोगों के लिए यही याद करना है, जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे ही क्या बोलते हैं, पदार्थ। दो चीज़ें याद करना, जिस वस्तु का क्या हो, द्रव्यमान, और जो वस्तु क्या करती हो, स्थान घेरती हो, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्य, उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। ठीक है, क्या बोला हमने कि जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है और जो वस्तु स्थान घेरती है उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। जैसे हवा, ठीक है, पानी, किताब, कुर्सी, पत्थर आदि, ये सब क्या है, पदार्थ हैं, क्योंकि ये इनका कुछ द्रव्यमान होगा और जो स्थान भी घेरे हुए। ठीक है, अपन लोग इंसान भी क्या है, एक पदार्थ है, क्योंकि अपन लोग उनका कुछ द्रव्यमान होगा और अपन क्या, स्थान भी घेरेंगे। ठीक है, देखो हमने आपको ट्रिक भी लिखी है, याद करने की ट्रिक है। मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ। ठीक है, जो वस्तु, जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है उसे बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, आप लोग हमारे साथ नोट करते चलिए। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि पदार्थ किसे कहते हैं, कि जो जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। ठीक है, बहुत हमने यहाँ पर सिंपल चीज़ें आपको, ठीक है, बताएंगे इसमें बहुत सरल तरीका से। देखो, अब हम इनके कुछ उदाहरण बताएंगे। क्या बताएंगे, उदाहरण। ठीक है, देखो यहाँ से कुछ और है कि जिस किसी भी वस्तु का क्या हो, द्रव्यमान, क्या हो, द्रव्यमान, और जो स्थान घेरती है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। जैसे वैसे डेफिनेशन पता होगा, जैसे पत्थर, क्या है, पत्थर क्या होता है, कठोर, इसका द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। देख लीजिए, पत्थर कुछ, इसका द्रव्यमान मतलब कुछ वजन होगा और जो क्या कर रहा है, स्थान को घेर रहा। पानी क्या है, द्रव है, इसका द्रव्यमान होगा, पानी का कुछ वजन होगा कि नहीं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा कि नहीं। ठीक है, लकड़ी भी क्या है, कुर्सी मतलब क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस, मतलब इसका कुछ द्रव्यमान होगा, है ना, और ये क्या कर रही है, स्थान घेर रही, तो इसे क्या बोलेंगे, पदार्थ। जैसे गेंद का भी कुछ द्रव्यमान होगा और गेंद भी क्या कर रही है, स्थान घेर रही, तो इसे क्या बोलेंगे, पदार्थ। बर्तन भी क्या है, इसका कुछ द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेर रही, तो इसे क्या बोलेंगे, पदार्थ। सिंपल सी परिभाषा है कि जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ, उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। ठीक है, निष्कर्ष मतलब जो वस्तु द्रव्यमान
रखती है और स्थान घेरती है उसे बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पदार्थ किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो पदार्थ की विशेषताएं, पदार्थ की क्या पढ़ेंगे विशेषताएं। पहली विशेषता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहली विशेषता है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। दूसरा है कि कणों के बीच खाली स्थान होता है। क्या होती है, कणों के बीच खाली, सॉरी एक मिनट, कणों के बीच खाली स्थान होता है। क्या होता है, कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पानी में क्या डालते हैं, चीनी, तो वो घुल जाती है। क्यों घुल जाती होगी, क्योंकि इसमें खाली स्थान है तभी तो घुलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है। जैसे पानी में नमक घुल जाता है। ठीक है ना। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई कि कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान। तीसरी विशेषता है हमारी, पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं। क्या करते हैं, पदार्थ के कण क्या करते हैं, लगातार गति। ठीक है, मतलब हमेशा चलते हैं। आप लोगों ने देखा इत्र मतलब होता है सेंड, इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती, तो उसमें क्या है, कण है, तो वो कम क्या होंगे, कण गति करेंगे तो तभी तो जाकर के पूरे कमरे में फैलेंगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा पदार्थ के गुण क्या होगा कि पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं। ठीक है, अगला है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, पदार्थ को एक दूसरे को आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचते हैं। क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं एक दूसरे को। जैसे कणों में आकर्षण बल होता है। ठीक है, जैसे लोहे की कील को तोड़ना कठिन होता, क्यों होता, क्योंकि वो एक दूसरे के कण क्या होता है, आकर्षण करते हैं, है ना, एक दूसरे को आकर्षण। ठीक है, यूं समझो कि कणों में क्या होता है, प्यार होता है। क्या कणों में क्या होता है, प्यार, इसलिए वो दूर दूर नहीं हटते। ठीक है, तो हमने पदार्थ के कितने गुण देखे, हमने पदार्थ की विशेषताएं, पदार्थ की गुण या विशेषताएं कितनी देखी, चार। कितनी देखी, चार। ठीक है, देखो हम आपको बता दें, पहले हमने क्या देखा था कि पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और दूसरा हमने देखा कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थों के बीच रिक्त स्थान मतलब खाली जगह होती है। ठीक है, और तीसरा हमने देखा कि पदार्थ के कण गति करते हैं। क्या करते हैं, गति। और हमने चौथा देखा कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, पदार्थ के बीच आकर्षण बल होता है। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित। तो अभी हमने पदार्थ की कितनी विशेषता देखी, चार। कि पदार्थ के कण कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण गति करते हैं और पदार्थों के बीच आकर्षित बल होता है। कौन सा बल, आकर्षित बल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पदार्थ की विशेषता भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखें पदार्थ की विशेषताएं। क्या देखेंगे, पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ की तीन विशेषताएं होती है। कितनी विशेषताएं होती हैं, तीन। एक होती है ठोस, क्या होती है हमारी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। पहली क्या है, ठोस, दूसरी द्रव और गैस। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन। अब हम ठोस, द्रव, गैस तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। ठीक है, देखो ठोस की परिभाषा, यदि क्वेश्चन आता है ठोस किसे कहते हैं तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है ना, कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जिस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है, जैसे पत्थर है, जैसे क्या है, ये पत्थर है। इस पदार्थ का आकार इस आकार का है तो जी ऐसा ही आकार होगा, क्या तुम इसे बदल सकते हो। ठीक है, इसका आयतन मतलब जितना वजन होगा सेम रहेगा, निश्चित होगा कि नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं कि जिस पदार्थ का
आकार और आयतन निश्चित होता है उसे बोलते हैं ठोस। ठीक है, यह कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं और दबाने पर नहीं बदलते हैं। क्या है? यदि हम पत्थर को दबाएंगे क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा पत्थर, लकड़ी, किताब, लोहा, चौक आदि। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, ठोस किससे कहते हैं कि जिस पदार्थ का आयतन और आकार क्या हो? निश्चित हो, से क्या बोलेंगे? ठोस। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रव के बारे में। तो क्या देखेंगे? द्रव के बारे में। देखो, द्रव क्या होता है कि जिस पदार्थ का आयतन निश्चित हो, क्या हो? आयतन निश्चित हो परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? द्रव। ठीक है, इसको समझो कि हमारा आयतन क्या होना चाहिए? निश्चित, है ना, लेकिन इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं होता, अनिश्चित। जैसे हमारे पास पानी है। क्या है? पानी। पानी है, 1 लीटर पानी है। यदि हम उसे एक बर्तन में डाल दें तो पानी 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा? आकार बदल जाएगा कि नहीं, है ना। तो यहीं पर लिखा है कि जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या हो? अनिश्चित, उसे क्या बोलते हैं? द्रव। इसमें लिखा कि यह बर्तनों के अनुसार अपना आकार बदल लेते हैं। ठीक है, देखो गिलास में रखा तो इसका आकार अलग होगा, एक बोतल में रखा तो अलग रखा। ठीक है ना, जे हो जाएगा। तो क्या हो जाता है कि जिसका आयतन क्या हो? निश्चित, आकार क्या हो? अनिश्चित, उससे बोलते हैं द्रव। ठीक है, अब हम देखेंगे गैस के बारे में। क्या देखेंगे? गैस के बारे में। गैस क्या होता है कि जिस पदार्थ का ना तो आकार निश्चित हो, ठीक है, और ना ही आयतन निश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। यह चारों ओर फैल जाते हैं और बर्तनों को पूरी तरह भर लेते हैं। ठीक है, मतलब गैस में ना तो आपका आयतन निश्चित होगा ना ही आपका आकार निश्चित होगा। ठीक है, जैसे हवा। ठीक है, हवा कहीं पर भी फैल जाती। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, एलपीजी गैस, ये सब पूरी क्या है? गैस। ठीक है, तो हमने देखा ठोस द्रव गैस के बारे में। क्या देखा? ठोस द्रव गैस के बारे में। देखो, ठोस, है ना, और द्रव और गैस। ठोस मतलब आकार और आयतन, है ना। आकार और आयतन क्या हो? निश्चित, दोनों चीजें निश्चित हो। आकार और आयतन क्या हो? निश्चित। लेकिन द्रव में क्या होता है कि आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? आकार अनिश्चित, परंतु आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं? द्रव। और गैस में आकार और आयतन, आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित हों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो। देखो, संक्षेप में समझे, थोड़ा सरल परिभाषा और सरल रूप में। ठोस मतलब आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार आकार निश्चित नहीं होता है। ना आकार निश्चित और ना ही आयतन निश्चित, यह चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, तो हमने इनको संक्षेप में भी बता दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म। एक क्वेश्चन आता है कि ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म बताइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनको देखेंगे। ठोस, द्रव, देखो पहला है इसका गुणधर्म। पहला है कि ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का क्या होता है? आकार निश्चित होता है। और ठोस का आयतन निश्चित होता है। अभी अपन ने देखा कि ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित। इसके बाद है ठोस कण बहुत पास पास होते हैं। देखो, जब हम ठोस को दबा नहीं सकते तो उसके कण क्या होंगे? पास पास होते। क्या होंगे? पास पास। तो ठोस के कण क्या होते हैं? बहुत पास पास। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है।
जब कोई कण बहुत पास होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा, अधिक। ठीक है, अगला है ठोस अत्यंत संपीड़ होते हैं, मतलब हम ठोस को दबा नहीं सकते। संपीड़ित का मतलब होता है दबाना, संपीड़ित का मतलब होता है दबाना। ठोस अंत मतलब छोट जो क्या होता है, ठोस को दबा नहीं सकते। अगला है ठोस का घनत्व अधिक होता है, ठोस में कण अपने स्थान पर केवल कंपन करते हैं, स्थान नहीं बदलते। देखो जब ठोस में कण क्या होंगे पास पास, तो वो केवल कंपन कर सकते हैं, वहीं पर हिल सकते हैं, लेकिन वो गति नहीं कर सकते। ठीक है, तो जी क्यों हो जाएंगे ठोस के गुणधर्म। आपको याद करना पड़ेगा कि ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, सॉरी आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस के। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, और ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं, ठोस का घनत्व अधिक होता है, और ठोस के कण अपने स्थान पर केवल कंपन कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रव के बारे में। किसके बारे में, द्रव के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब हम द्रव के गुणधर्म देखें। देखो पहला है कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता। यह पाथ का आकार ले लेता है। देखो इसमें इस प्रकार का है और इसमें इस प्रकार का। ठीक है, द्रव का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब जितना 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे कोई बर्तन में डालो। ठीक है, द्रव कण ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब कि ठोस में कण थोड़ा बहुत पास पास होते हैं, लेकिन द्रव के कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, कि जो द्रव के कण हैं उनमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होगा, आकर्षण बल कम। द्रव अल्प संपीड़ित होते हैं, द्रव को हम कम दबा सकते हैं। द्रव का घनत्व ठोस से कम पर गैस से अधिक होता है, मतलब द्रव का जो घनत्व है वो ठोस से तो क्या होगा, अधिक, लेकिन गैस से क्या होगा, कम। द्रव के कण एक दूसरे के पास फिसलते हुए चल सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि द्रव के कण एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन ठोस के कण नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या देखे, पहला देखा कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, द्रव कण की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, द्रव ठोस की तुलना में क्या होते हैं, दूर दूर। और ये इस प्रकार से हैं, आपके सामने लिखे हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करिए बढ़िया से। ठीक है, या लिख लीजिए। अब हम देखेंगे गैस के गुणधर्म। किसके देखेंगे, गैस के गुणधर्म। ठीक है, देखो गैस होता क्या है, अपन ने अभी देखा था कि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आकार। ठीक है ना, तो दोनों इसके क्या होते हैं, आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं। ठीक है, और गैस का आयतन निश्चित। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है गैस कण बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत कम होता है। गैस अत्यधिक संपीड़ होते हैं, मतलब गैस को हम ज़्यादा दबा सकते हैं। गैस का घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है, गैस का घनत्व क्या होता है, बहुत कम। गैस के कण बहुत तेजी से तथा सभी दिशाओं में गतिमान रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ठोस द्रव गैस के गुणधर्म देखे। ठीक है, आपको बता दें कि देखो ठोस द्रव गैस एक ही पेज पर हमने आपके लिए लिख के दी है, तो आपका इस पेज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे विसरण। क्या देखेंगे, विसरण क्या होता है। विसरण मतलब होता है कि जब दो पदार्थ आपस में अपने आप मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं विसरण। उसे क्या बोलते हैं,
विसरण। जब दो पदार्थ आपस में अपने आप मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विसरण। ठीक है, तो परिभाषा यहाँ पर लिखी है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वयं मतलब स्वयं मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, बहुत सरल परिभाषा हमने लिखी है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वयं मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे इत्र की खुशबू का कमरे में फैल जाना। इत्र मतलब वही सेंट है जो शादी ब्याह में लगा के जाते हैं, है ना। चाय या कॉफ़ी में चीनी का घुलकर पूरे पानी में फैल जाना। ठीक है, अपने आप डालो तो क्या हो जाएगी? घुल जाएगी, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट की दानी का पानी में घुलकर पूरे पानी में फैल जाना। देखो, ये पोटेशियम परमैंगनेट डाला एक बूंद, ये इंक डाली, क्या डाली? इंक। इसमें थोड़ा डाला तो देखो अपने आप पूरे क्या हो गया? अपने आप मिल गई कि नहीं? ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इनके उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपको परिभाषा और दो उदाहरण याद कर लेना कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वयं मतलब स्वयं मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, आपको बता दें कि जल 3 अवस्था में पाया जाता है। जल कितनी अवस्था में पाया जाता है? 3। देखो, मतलब जब बर्फ होती है तो तब भी पानी होता है ना, ठोस के रूप में। और जब पानी पीते हैं वो क्या, कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। और जब पानी वो गैस के रूप में हम उबालते हैं कुछ भी चीज़ तो क्या करता, वो भाप बन के उड़ता है, तो वो हो जाएगा गैस के रूप में। ठीक है, देखो, ठोस जल 3 अवस्था में पाया जाता है। पहले ठोस कौन से रूप में? बर्फ। द्रव जल और गैस जलवाष्प के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जल कितनी अवस्था में पाया जाता है? 3 अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस। देखो, यहाँ पर कुछ नोट्स हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि ठोसों के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। यदि हम ठोस का क्या करें? ठोस का तापमान बढ़ाएं तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, जिसके कारण कण अधिक तेजी से कंपन करेंगे। भाई, जब कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कंपन करने लगेंगे, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ठोस का में बदल जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। देखो, गलनांक किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है गलनांक किसे कहते हैं। इसमें लिखा कि जिस निश्चित तापमान पर कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। यूँ समझो कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? गलनांक। क्या बोलेंगे? गलनांक। ठीक है, द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गलनांक। और बर्फ का गलनांक आपको बता दें 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघल पर पानी बन जाती है। ठीक है, देखो, ठीक है, आपके पास चित्र भी है, तो आपको ये परिभाषा लिखना पड़ेगा कि जिस निश्चित तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? गलनांक। उसे क्या बोलते हैं? गलनांक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, बढ़िया। अब हम देखेंगे संगलन किसे कहते हैं। ठीक है, संगलन किसे कहते हैं? देखो, वही है कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संगलन कहेंगे, मतलब गलने की प्रक्रिया।
यानी ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। अब है क्वथनांक। क्या है? क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक किसे कहते हैं? देखो, जिस निश्चित तापमान पर कोई द्रव गर्म होकर उबलने लगता है और गैस में बदल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक। मतलब द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? क्वथनांक। जिस निश्चित तापमान पर कोई द्रव गर्म होकर गैस में बदल जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ठीक है, या इस प्रकार से याद कर सकते हो कि द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। याद कर लो, इंपोर्टेंट, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ट्रिक से याद कर लो, क्वथनांक उबल कर गैस बनना। ठीक है, मतलब द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रसुप्त। ठीक है, प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसकी गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, मतलब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, कितना? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलेंगे? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब देखो, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? देखो, एक लाइन में समझो पहले। कोई हमारे पास ठोस पदार्थ है और वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, मतलब द्रव के बिना। पहले वो द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट ठोस से गैस में कूदेगा, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, देखो, पदार्थों के द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तन होगा ही नहीं और ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, तथा गैस से सीधे ठोस बनाने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, देखो, एक लाइन में समझो, ये हमारा ठोस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? द्रव है। यदि कोई पदार्थ ठोस से द्रव, कहाँ से? ठोस से द्रव में बदल रहा तो उसे बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। सॉरी, इधर गैस, क्या है? गैस। मतलब ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण। ठीक है, जैसे कपूर, क्या है? कपूर। देखो कैसे, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन की गोलियां। आप लोगों ने वो मतलब सफ़ेद कलर की गोली देखी होंगी, ठीक है ना, घर पर। तो वो क्या होती? ठोस होती और डायरेक्ट यदि हवा में छोड़ दो तो डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। क्या है? में गैस में। ठीक है, अब बाष्पीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, बाष्पीकरण किसे कहते हैं? आपको बता दें कि आपने अपने घर पर मम्मी को देखा होगा किचन में काम करते हुए, जब वो कुछ खाना पकाती हैं तो जो किचन में होता है ना, वो कुछ ऊपर भाप बन के उड़ जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण। जैसे यहाँ पर लिखा है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन, द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं।
ठीक है, द्रव के वाष्प, जब कोई द्रव से वाष्प बदल रहा तो उसे क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। ठीक है, देखो जैसे जोड़ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। यहाँ पर लिखा है कि वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की दर सतह क्षेत्र बढ़ने पर तथा तापमान में वृद्धि से बढ़ती है। वाष्पीकरण दर क्या है, अगर हम सतह क्षेत्र बढ़ा दें, मतलब जगह ज़्यादा बढ़ा दें और तापमान में वृद्धि कर दें तो इसकी क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। ये कुछ नोट हैं आपके लिए। देखो लिखा है कि आर्द्रता में कमी से वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। यदि आर्द्रता मतलब नमी, नमी में कमी है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ेगी, है ना। वायु की गति में वृद्धि से भी बढ़ती है। यदि वायु मतलब हवा की गति बढ़ रही तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में शीतलता हो जाती है। सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है ना। देखो अब जी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगला है कि अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आप लिखा होगा सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि। ठीक है जी, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके लिए चित्र है जो अभी अपन ने पढ़ा है। देखो इसका मतलब क्या है, यदि कोई है ना द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को गैस कहेंगे और गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहेंगे। इस प्रकार से है इस चित्र का मतलब। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में केवल पहले चैप्टर में हमें इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 लेकर आएंगे आपको सरल भाषा में। ठीक है।